यस, सभी लोगों को नमस्कार। सबसे पहले तो थैंक यू सभी लोगों का कि आपने बहुत टाइमली ज्वाइन किया है। और ओआईएच की तरफ से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। और सबसे पहले तो उन सब लोगों का वेलकम करता हूं जो हमारी ओएच की अपनी टीम है, जिसमें रिचर्ड सर हैं और डॉक्टर आनंद हैं, डॉक्टर अभिषेक हैं, प्रकाश राज भंडारी जी हैं, साक्षी गर्ग हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों ने ज्वाइन किया। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि जो ओआईएच है वो हमेशा क्लिनिकल क्लासेस पे ज्यादा जोर देता है। क्लिनिकल क्लासेस का मतलब है कि जो हमें ह्यूमन बॉडी की फिजियोलॉजी और एनाटॉमी से हमें चीजों को पता लगता है, या हम उनकी बीमारियों को कैसे डिस्कशन करेंगे, या हम कैसे पता लगाएंगे कि किस टाइप से कौन सी बीमारी का हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके अच्छे से डायग्नोसिस बना सकते हैं। हमेशा इसी चीज पे जोर रहता है हमारी क्लिनिकल क्लासेस का। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गरिमा जिंदल, हमारे ऑर्बिट क्लिनिक की एसोसिएट कंसल्टेंट हैं। और वो आज हम सब लोगों को ब्लड के सर्कुलेशन के बारे में बताएंगे कि ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नंबर एक तो क्यों जरूरी है, और उसके क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करना चाहिए। मतलब बाद में मैं इस पे एक थोड़ा सा एसेंस दूंगा कि आखिर हमें ब्लड सर्कुलेशन पढ़ने की जरूरत क्या हुई, मतलब हमें क्या, आज हमने ये टॉपिक क्यों चूज किया है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर गरिमा जिंदल का। और हम इनसे पहले ब्लड सर्कुलेशन के बारे में जान लेते हैं। तो डॉक्टर गरिमा जिंदल, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आप अपना लेक्चर शुरू करिए। थैंक यू सर, और थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजियोलॉजी का, जो हम मोस्टली फर्स्ट ईयर में अवॉइड कर देते हैं या बहुत जल्दी में बस पढ़ लेते हैं। पर इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बीइंग डॉक्टर्स एंड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। जब हम पेशेंट को देखते हैं, सो वी आर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी वेरी थॉरो विद दिस टॉपिक। सो it's a huge topic. I have tried to cover as much as I could. So let's start, and we can have a discussion at the end. So blood circulation in human body. Just a second. Yeah. What do we understand by circulation? तो पहले circulation word का मतलब समझ लेते हैं. Circulation is the orderly movement through a circuit. एक कोई भी closed circuit है जहाँ पे चीज जहाँ से start हो रही है वहीं वापस आ रही है. Especially movement of blood through the vessels of the body induced by the pumping action of the heart. हमारी बॉडी में ब्लड हार्ट से ही पंप होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज तक पहुंच के वहां का वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करके उनको ऑक्सीजनेट करके डीऑक्सीडेटेड ब्लड वापस हार्ट में आता है। तो एक सर्किट फॉर्म हो रहा है, इसलिए कि हम इसको सर्कुलेशन कहते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट ब्लड सर्कुलेशन। सर्कुलेशन के फंक्शंस क्या होते हैं? मेजरली फिजियोलॉजी की बुक्स में ये 4 या 5 फंक्शंस हमें दिए गए हैं कि जो हमारे बॉडी टिश्यूज हैं, उनकी जो भी नीड्स हैं, उनको तक वो ट्रांसपोर्ट करना, इसके लिए सर्कुलेशन ज़रूरी है। दूसरा, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना बॉडी टिश्यूज को। हमारा जितना भी मिनरल्स, विटामिन सब जो ब्लड में डिसॉल्व होता है, ब्लड हमारा व्हीकल की तरह एक्ट करता है जो सारे टिश्यूज तक पहुंचता है और सबको वो चीज ट्रांसपोर्ट करता है। थर्ड, वहां से वेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट करना, जो भी उस टिश्यू ने प्रोड्यूस किया है अपने मैकेनिज्म में, अपने वर्किंग के अंदर, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको वहां से कलेक्ट करना और उसको डिस्पोज ऑफ करना फ्रॉम द बॉडी। फोर्थ, टू कंडक्ट हार्मोन्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द। डॉक्टर गरिमा, एक्सक्यूज मी, लेकिन शायद आपने कोई दो स्पीकर ऑन कर रखे हैं तो इको हो रही है। सर किसी मैंने एक को। एक ही फोन से एक ही डिवाइस से कनेक्ट किया है। ओके, थोड़ी इको आ रही है। यहाँ से भी कोई ऐसा है जिसने ऑन कर रखे हो? ठीक है, आप शुरू करिए। फोर्थ, हम फोर्थ पॉइंट पे थे, टू कंडक्ट हार्मोन्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, एंड दोस हार्मोन्स आर नीडेड टू बी रीच्ड टू द डेस्टिनेशन जहाँ पे उनका एक्शन है। तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी ब्लड सर्कुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इन जनरल, appropriate environment को maintain करना in all the tissue fluids of the body for optimal survival और and function of the cell। जो हमारे cells हैं, जो tissues हैं, वो properly function करते रहें और उन्हें एक proper environment मिले, इसके लिए भी blood circulation बहुत important है। हमने देखा कि blood circulation हमारी सारी needs को complete कर रहा है। नेक्स्ट है कि हमारा जो रेट ऑफ ब्लड है वो कैसे कंट्रोल होगा, फ्लो कैसे कंट्रोल होना चाहिए। तो
जो rate of blood flow through most tissues is controlled in response to tissue need of the element of the nutrient. कि उस टिश्यू की कितनी नीड है उस न्यूट्रिएंट की, उसके अकॉर्डिंग वो रेट कंट्रोल होगा. The heart and circulation in turn are controlled to provide the necessary cardiac output and arterial pressure to cause the needed tissue blood flow. डॉक्टर गरिमा, Yes, sir. सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन वो इको है, या तो आप सभी लोगों को म्यूट कर दो अपनी तरफ से, क्योंकि आप होस्ट हो, और अपने आप को चेक करो कहीं दूसरा कोई स्पीकर तो ऑन नहीं है. सर किसी और का स्पीकर ऑन है ये. हाँ, वो आप ऑफ कर दो, क्योंकि आप होस्ट हो, आप कर सकते हो. म्यूट ऑल. ओके, अभी ठीक है सर आवाज? सर अभी आवाज ठीक आ रही है? दीपक सर? हाँ बेटा, कंटिन्यू करो. अभी ठीक इको तो है, लेकिन ठीक है, अभी चलने दो ऐसे ही. ठीक है. तो बाय द एंड ऑफ द सेशन हम क्या-क्या पढ़ लेंगे? टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, फंक्शनल पार्ट्स ऑफ सर्कुलेशन, बेसिक थियरी ऑफ सर्कुलेटरी फंक्शन, what are the mechanism that control blood volume and blood flow, and how does this relate to all other function of circulation. सबसे पहले आता है टाइप ऑफ सर्कुलेशन, सिस्टमिक एंड पल्मोनरी. पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है जो लंग्स और हार्ट के बीच में होता है, बिटवीन लेफ्ट हार्ट, लंग्स एंड द राइट हार्ट. Deoxygenated blood from the body comes to the heart, it goes to lungs to be oxygenated, and then oxygenated blood comes to the left heart. It is a low pressure circulation, mainly lungs are involved, and it is a smaller route of circulation. Whereas in systemic circulation, left heart, then the blood flows from aorta to the body and again comes to right heart via vena cavas. It is a high pressure circulation, multiple systems are involved, and it is a larger circuit. Because systemic circulation supplies blood flow to all the tissue of the body except lungs, it is called greater circulation or peripheral circulation. Pulmonary circulation is the circulation of blood between heart and lungs. ये एक छोटा सा डायग्राम जो मैंने खुद बनाया था, इसमें डिटेल है कि सर्कुलेशन एक्चुअल में होता कैसे है, तो आप भी इसको जूम करके देख सकते हैं. हम शुरू करते हैं लेफ्ट हार्ट से, मतलब हम लंग से शुरू करते हैं कि लंग से पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया. पल्मोनरी वेन आर 4 in number. They enter left atrium, then the oxygenated blood from left atrium goes to left ventricle. From left ventricle, it goes to the aorta, ascending aorta, arc of aorta, and then descending aorta. And aorta is a large size artery. These are called the elastic arteries. We will study the structure later. The diameter of these arteries is 1 centimeter. Then this aorta gets narrowed down to medium-sized arteries, which we call as muscular arteries. These are 2 to 10 millimeter in diameter. And then these medium-sized arteries get narrowed down to small arteries, small arterioles, and then into the capillary system, veins and venules, and veins, and then connected to a large vein. And these large veins get connected to inferior vena cava and superior vena cava, respectively, from lower and upper part of the body, which gets emptied into the right atrium. Now, this when the venous system starts, it is the deoxygenated blood which is coming from the body, which blood has collected through its journey, and from right atrium to right ventricle, and via pulmonary artery, this deoxygenated blood is sent again to lungs, from where in which it is purified and oxygenated again. The gaseous exchange takes place. So this is a brief of systemic circulation. The functional part of the circulation. अब हमें ये समझना बहुत जरूरी है. हमें पता है arteries हमेशा oxygenated blood carry करती हैं, veins हमेशा deoxygenated blood carry करते हैं. But how does this exchange of the minute particles in the blood takes place? इसको थोड़ा समझते हैं. जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो हाई प्रेशर में ब्लड ट्रांसपोर्ट करती हैं. इसी रीजन की वजह से आर्टरीज का जो वैस्कुलर वॉल होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है और आर्टरीज में ब्लड बहुत हाई वेलोसिटी से फ्लो करता है.
आर्टेरियोल्स उसी की लास्ट स्मॉल ब्रांचेस हैं आर्टेरियल सिस्टम की, वो एक्ट करती है कंट्रोल कंड्यूट्स की तरह, थ्रू व्हिच ब्लड इज रिलीज्ड इनटू द कैपिलरीज, मतलब आर्टरीज, आर्टेरियोल्स एंड देन कैपिलरीज। आर्टेरियोल्स की स्ट्रॉन्ग मसल वॉल होती है that can close the arteriole completely or can by relaxing dilate it. वो mediate कर रहे हैं कि कितना blood flow उस टिश्यू को चाहिए, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, altering the blood flow in each tissue in response to the need of the tissue, कि टिश्यू की नीड कितनी है। Now capillaries का काम होता है एक्सचेंज करना फ्लूइड का, न्यूट्रिएंट्स का, इलेक्ट्रोलाइट्स का, हार्मोन्स का एंड अदर सब्सटेंसेस बिटवीन ब्लड एंड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और इस रोल को सर्व करने के लिए कैपिलरीज की वॉल बहुत थिन होती है और उनमें न्यूमरस छोटे-छोटे माइन्यूट कैपिलरी पोर्स होते हैं जो परमेबल होते हैं वाटर और स्मॉल मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस के लिए। क्योंकि जो कैपिलरीज की लेंथ होती है वो बहुत छोटी होती है, 0.3 टू 1 मिलीमीटर, तो कैपिलरीज में ब्लड बहुत ही कम टाइम के लिए ओनली फॉर 1 to 3 सेकंड स्टे करता है। एंड ये शॉर्ट टाइम सरप्राइजिंग है, बट इतने ही कम समय में डिफ्यूजन हो जाता है वहां पे। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर ये होता है वाया द कैपिलरी वॉल्स इतने शॉर्ट टाइम में। डीऑक्सीडेटेड ब्लड, अब हम वीन्स की बात करते हैं, तो कैपिलरीज के कनेक्शन में है वेन्यूल्स, वो ग्रेजुअली कोएलेस करते हैं वीन्स बनाने, वीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो सारा ब्लड कैपिलरी से लेते हैं। तो अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो चुका है, एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट्स टिश्यू से एक्सचेंज हो गया है, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो ब्लड में आ चुका है और जो ऑक्सीजन थी और जो न्यूट्रिएंट थे वो टिश्यू को मिल चुके हैं एज पर इट्स नीड। तो नाउ वीन्स फंक्शन एज अ कंड्यूट फॉर ट्रांसफर ऑफ ब्लड फ्रॉम वेन्यूल्स एंड बैक टू द हार्ट। दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट and they serve as a major reservoir of extra blood. जो veins का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो आर्टरी से 3 to 4 टाइम्स ज्यादा होता है एंड इसीलिए वहां पे ज्यादा स्टोरेज रहता है ब्लड का। वीनस सिस्टम में ब्लड का स्टोरेज ज्यादा है एज कम्पेयर टू द आर्टेरियल सिस्टम। और वीनस सिस्टम का प्रेशर बहुत लो है, वीन्स की वॉल भी थिन होती है बिकॉज उनको बहुत ज्यादा प्रेशर अर्ज नहीं करना है। दे आर ऑल्दो मस्कुलर होती है कि वो कंट्रैक्ट और एक्सपैंड कर सकती हैं, कंट्रोलेबल रिजर्वेयर है वो एक्स्ट्रा ब्लड के, डिपेंडिंग अपॉन की सर्कुलेशन की नीड कितनी है। तो वीन्स हमारा वो रिजर्वेयर की तरह काम करती हैं। नाउ वी स्टडी द बेसिक थ्योरी ऑफ सर्कुलेटरी फंक्शन की एक 3 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं हमारे फिजियोलॉजी की बुक्स में, 3 ऐसी बेसिक चीजें बताई गई हैं जिस थ्योरी पे सर्कुलेटरी फंक्शन काम करता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हर टिश्यू पे एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ब्लड ही क्यों जा रहा है या फिर वो कंट्रोल कैसे हो रहा है। What is that thing? तो पहला पॉइंट है the rate of blood flow to each tissue of the body is almost always precisely controlled in relation to the tissue need. हमेशा कंट्रोल होता है, जिस भी ऑर्गन को जितना ब्लड की रिक्वायरमेंट है उसको उतना ही ब्लड मिलेगा, ना ही एक्स्ट्रा मिलेगा ना ही कम मिलेगा। जब टिश्यू एक्टिव कंडीशन में होता है there needs greatly increased supply of nutrients and therefore much more blood flow than when they are at rest. Occasionally 20 to 30 times, मतलब rest condition में के comparison में when the tissue is actively working, just like we had our food and our stomach is working for digestion, so it needs 20 to 30 times more blood flow than the resting level. Yet हमारा हार्ट के पास तो एक लिमिटेड ही सप्लाई है, वो अपना कार्डिक आउटपुट 4 to 7 टाइम्स से ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकता। इसीलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल सिंपली टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो एवरीवेयर इन द बॉडी एट द सेम टाइम। तो एक टाइम पे एक ही ऑर्गन को ब्लड सप्लाई मिल सकता है। इंस्टेड द माइक्रोवेसल्स ऑफ ईच टिश्यू कंटीन्यूअसली मॉनिटर, जो माइक्रोवेसल्स है, कैपिलरीज है, वेन्यूल्स है, वो कंटीन्यूअसली मॉनिटर करते हैं टिश्यू की नीड्स की कितनी वहां पे नीड है एंड उसके अकॉर्डिंग सप्लाई करते हैं। दे सेंस द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स एंड एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर टिश्यू वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड इन टर्न फिर वो एक्ट करते हैं लोकल ब्लड वेसल्स पे, उनको डायलेट करना है कि कंस्ट्रिक्ट करना है। तो ये लोकल कंट्रोल हो गया ब्लड वेसल्स का, जो वो उसी समय सेंस करके एग्जीक्यूट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कार्डियक आउटपुट इज कंट्रोल्ड मेनली बाय द सम ऑफ all the local tissue flows. This summarize when blood flows through a tissue, it immediately returns by the way of the veins to the heart. जब blood एक टिश्यू से निकला, अभी हमने देखा कैपिलरीज में हार्डली 1 to 3 सेकंड्स ब्लड वहां रुकता है और फटाफट से हार्ट की तरफ चला जाता है। फिर हार्ट उसी को रिस्पॉन्ड करता है टू द इंक्रीज इन फ्लो ऑफ ब्लड बाय पंपिंग इट इमीडिएटली टू द आर्टरीज फ्रॉम वेयर इट हैड ओरिजिनली कम। तो वो सर्किट पूरा कंप्लीट होता है। इसीलिए हार्ट भी एक्ट करता है एज अ ऑटोमेशन रिस्पॉन्डिंग टू द डिमांड ऑफ द टिश्यू।
The heart, however, often needs help in the form of special nerve signals. हमारा जो nervous control है, sympathetic and parasympathetic, वो भी इसमें बहुत assist करता है via baroreceptors and other nervous systems, other chemicals. तो वो भी help करता है heart को control करने में. Third, in general, the arterial pressure is controlled independently of either local blood flow or cardiac output. एक हमने पढ़ा कि local tissue lead ने sense किया, दूसरा cardiac output, तीसरा कि जब जनरल आर्टेरियल प्रेशर है वो भी इंडिपेंडेंटली कंट्रोल रहता है. कैसे? सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रोवाइडेड विद एन एक्सटेंसिव सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग द आर्टेरियल ब्लड प्रेशर. फॉर इंस्टेंस, अगर कभी ब्लड प्रेशर फ्लो कर जाता है नॉर्मल लेवल से अबाउट 100 mm of Hg, within second a barrage of nervous reflux elicits a series of circulatory changes and raises back the pressure towards normal. फटाफट से कुछ चेंजेस होते हैं और वो प्रेशर नॉर्मल की तरफ बढ़ जाता है. The nervous signals especially increase the force of heart pumping and cause contraction of the large venous reservoir to provide more blood to the heart. अभी हमने पढ़ा जो हमारा venous system है वो arterial system से comparatively ज्यादा blood reserve करता है. तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा venous reservoir है वो बहुत सारा blood heart को send करता है and it pumps profusely. Third, it causes generalized constriction of most of the arterioles throughout the body so that more blood accumulate in the large arteries to increase the arterial pressure. This is the condition जब arterial pressure low जा रहा है तो ये तीन तरीकों से हम आर्टेरियल प्रेशर को राइज कर सकते हैं. एंड ओवर लॉन्ग पीरियड्स एंड आवर्स एंड डेज किडनी भी इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करती है इसको रेगुलेट करने के लिए. ओके, नाउ विल स्टडी माइक्रो सर्कुलेशन की जो हमारी कैपिलरीज है वो किस तरीके से काम करती है. माइक्रो सर्कुलेशन कैसे होता है? The microcirculation of each organ is organized specifically to serve that organ need. ऐसा नहीं है कि पूरी बॉडी में सेम ही पैटर्न है, हर ऑर्गन के हिसाब से अलग टाइप का माइक्रोसर्कुलेशन वहां पे होता है. ब्रेन का अलग, लिवर का अलग. इन जनरल each nutrient artery entering an organ branches into 6 to 8 times before the arteries become small enough to become arterioles, which generally have the internal diameter of only 10 to 15 micrometers. Then arterioles themselves branch 2 to 5 times, reaching diameter of 5 to 9 micrometers at their end, where they supply blood to capillaries. Arterioles are highly muscular and their diameters can change to many folds. Now we talk about the meta-arterioles. बिल्कुल terminal arterioles हैं. इनके ऊपर कोई muscular coat नहीं होता, but they have a smooth muscle fiber encircling the vessel at the intermittent points. And at that point, where each true capillary originates from meta-arteriole, a smooth fiber usually encircles the capillary. इसको कहते हैं pre-capillary sphincter. ये sphincter open और close करता है कैपिलरी के एंट्रेंस को. वेन्यूल्स बड़े होते हैं आर्टेरियोल से एंड उनका जो मसल कोट होता है वो और भी ज्यादा वीक होता है. बट हमें ये चीज याद रखनी है कि जो वेन्यूल्स का प्रेशर है वो भी आर्टेरियोल से कम है. तो जब वेन्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं डिस्पाइट द वीक मसल, दिस टिपिकल अरेंजमेंट ऑफ द कैपिलरी बेड इज नॉट फाउंड इन ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. ये वाला अरेंजमेंट हर जगह नहीं होता है. हाउएवर सम सिमिलर अरेंजमेंट सर्व्स द सेम पर्पस. Most importantly, the meta-arterioles and pre-capillary sphincters are in close contact with the tissue they serve. Therefore, the local condition of the tissue, the concentration of nutrients, end product of metabolism, hydrogen ions, and so forth, can cause direct effect on the vessel in controlling local blood flow in each small tissue area. हमारे meta-arterioles और वेन्यूल्स का डायरेक्ट pre-capillary sphincters का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है टिश्यू के साथ, तो उसकी नीड से वो ज्यादा बेटर डील कर सकते हैं. स्पेशल टाइप ऑफ पोर्स होते हैं कैपिलरीज में अलग अलग ऑर्गन्स में. जैसे ब्रेन के जंक्शंस पे कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स आर टाइट जंक्शंस और वो बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज अलाउ करते हैं. सिर्फ वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड अलाउ करते हैं ब्रेन टिश्यू में जाने के लिए, बाकी का नहीं करते. बट लिवर में इसका ऑपोजिट है. लिवर में क्या होता है, जो क्लेफ्ट बिटवीन कैपिलरी और कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स है वो बहुत वाइड ओपन है, तो ऑलमोस्ट वो सब कुछ डिसॉल्व कर लेते हैं. अब द प्लाज्मा इंक्लूडिंग प्लाज्मा प्रोटीन्स सब कुछ, क्योंकि लिवर को तो डिटॉक्सिफाई करना है ब्लड को, तो लिवर में एवरीथिंग इज एब्सॉर्ब, जबकि ब्रेन में सिर्फ वाटर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के पास. जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैपिलरी सिस्टम है उसके जो पोर्स है वो इन बिटवीन मसल्स और लिवर के, बहुत ओपन भी नहीं है, बहुत क्लोज भी नहीं है. किडनी में क्या होता है, किडनी में जो ग्लोमेरुलर डक्ट्स हैं वो बहुत सारे छोटे छोटे ओवल विंडोज हैं व्हिच आर कॉल्ड फेनेस्ट्रे.
that penetrate all the way to the middle of the endothelial cells, so that tremendous amount of very small molecular ionic substance, किडनी को भी blood filtration करना है, तो वो ionic और बहुत छोटा permeation show करती है content के लिए, without having to pass through clefts between the endothelial cells. अब हमें ये देखना है कि जो हमारे ब्लड टिश्यूज हैं उनकी स्पेसिफिक नीड्स क्या हैं। डिलीवरी ऑक्सीजन की डिलीवरी होनी चाहिए टिश्यूज तक, सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंचने चाहिए, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होना है, हाइड्रोजन आयंस रिमूव होने हैं, प्रॉपर कंसंट्रेशन होना चाहिए आयंस का, और जो वेरियस हार्मोन्स है वो भी ट्रांसपोर्ट होने चाहिए। अब हमें ब्लड फ्लो कंट्रोल क्यों करना है? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सारा ही हर जगह सेम अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो हो। व्हाई डू वी नीड टू कंट्रोल इट? The very large blood flow in some organs, for example, बहुत सारा 100 milliliters per minute per 100 grams थायराइड का या एड्रिनल ग्लैंड में टोटल ब्लड फ्लो 1350 मिलीलीटर पहुंच जाए लिवर में, ऐसा भी हो सकता है कि हर जगह बहुत सारा जा रहा है, बट किसी ऑर्गन को उतने ब्लड की रिक्वायरमेंट है, किसी को नहीं है। जैसे किडनी को 1100 मिलीलीटर पर मिनट ब्लड की रिक्वायरमेंट है क्योंकि उसे फिल्ट्रेशन करना है, बट इट इज नॉट इन द केस ऑफ मसल्स को इतनी ज्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्यों हो रहा है ऐसा? इसका आंसर ये है कि अगर हर जगह ही बहुत सारा ब्लड जाएगा, देन इट वुड रिक्वायर हार्ट को बहुत सारा ब्लड पंप करना पड़ेगा, और एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट ब्लड फ्लो टू ईच टिश्यू यूजुअली इज रेगुलेटेड एट द मिनिमल लेवल दैट विल सप्लाई द टिश्यू रिक्वायरमेंट। उतना ही ब्लड जाता है जितना टिश्यू की रिक्वायरमेंट है, ना उससे ज्यादा जाएगा ना कम जाएगा। फॉर इंस्टेंस, इन टिश्यूज फॉर व्हिच द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन, the blood flow is always controlled at a level only slightly more than the required to maintain full tissue oxygenation, but not more than that. जो ब्लड फ्लो है कैपिलरीज में, उसमें एक सिस्टम, एक टर्म है वैसोमोशन। इसका मतलब ये है कि जो ब्लड है वो कैपिलरीज बिल्कुल फ्री फ्लो नहीं होता, वहां पे इंटरमिटेंट कंट्रैक्शंस होते हैं मेटा आर्टेरियोल्स के और प्री कैपिलरी सिम्पटम्स स्फिंक्टर्स के। Blood usually does not flow continuously to the capillaries. Instead, it flows intermittently, turning on and off every few seconds or minutes. इससे intermittency आती है जिसको हम कहते हैं vasomotion. Regulation कैसे होता है vasomotion का? ये बहुत important factor अभी तक समझ में आया है कि जो degree of opening and closing of meta arterioles है और precapillary sphincters है, वो oxygen की concentration, sphincters का concentration of oxygen in the tissue. जब oxygen का rate usage ज्यादा है, तो टिश्यू का ऑक्सीजन when the rate of oxygen usage by the tissue is great, so that tissue oxygen concentration decreases below normal, the intermittent period of capillary blood flow occur more often, and the duration of each period of flow lasts longer, thereby allowing capillary blood to carry increased quantity of oxygen. मैकेनिज्म ऑफ ब्लड फ्लो कंट्रोल। अब ब्लड फ्लो को हम कैसे कंट्रोल करेंगे? इसके दो मेथड्स हैं, एक्यूट कंट्रोल एंड लॉन्ग टर्म कंट्रोल। एक्यूट कंट्रोल होता है, रैपिड चेंजेस होते हैं, लाइक लोकल vasodilation or vasoconstriction of the arterioles, meta-arterioles, pre-capillary sphincters occurring within seconds to minutes to provide very rapid maintenance of the acute blood flow. But long term में क्या होता है? Long term में ऐसा होता है कि slowly control changes हो जाते हैं हमारे vessels के अंदर. In general, these long-term changes provide even better control of the flow in proportion to the need of the tissue. These changes come about as a result of increase or decrease in physical sizes and numbers of actual blood vessels supplying the tissue. One of the most necessary of the metabolic nutrient is oxygen, and whenever the availability of oxygen to the tissue decreases, such as high altitude, जब भी कोई person बहुत ज़्यादा माउंटेन्स में रहता है, हाई एल्टीट्यूड पे रहता है, या फिर निमोनिया डिजीज है, या फिर उसकी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हुई है, साइनाइड पॉइजनिंग हुई है, तो इन सब में जो ऑक्सीजन है ब्लड लेवल का वो कम हो रहा है, तो ब्लड फ्लो थ्रू द टिश्यू इंक्रीज मार्कली। अब लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ द ब्लड फ्लो इज स्पेशली इंपॉर्टेंट व्हेन लॉन्ग टर्म मेटाबॉलिक डिमांड फॉर टिश्यू चेंज। Thus, if a tissue becomes chronically overactive and therefore requires chronically increased quantity of oxygen and other nutrients, जब उसको continuously डिमांड्स बढ़ जाती हैं हमारे टिश्यूज की, वेसल्स की, तो जो आर्टेरियोल्स और कैपिलरी वेसल्स हैं वो अपना नंबर और साइज दोनों इंक्रीज कर लेते हैं विद इन अ फ्यू वीक टू मैच द डिजायर्ड नीड ऑफ द टिश्यू, अनलेस द सर्कुलेटरी सिस्टम हैज सम
बेहद का पैथोलॉजिकल या टू ओल्ड टू रिस्पॉन्ड। अगर हेल्दी कंडीशन में है तो बॉडी इतनी केपेबल है कि वो उसको कोप अप करने के लिए अपने आप ही आर्टरीज अपना साइज और अपना डायमीटर इंक्रीज कर लेती हैं। अब एक कंडीशन है कि कोलेटरल्स कब डेवलप होते हैं लॉन्ग टर्म लोकल ब्लड फ्लो रेगुलेशन में, जब आर्टरी और वेन ब्लॉक हो जाती है इन ब्लॉक इन वर्चुअली एनी टिश्यू ऑफ द बॉडी, एक नया वैस्कुलर चैनल डेवलप होता है अराउंड द ब्लॉकेज एंड अलाउज एटलीस्ट पार्शियल रीसप्लाई ऑफ द ब्लड टू द अफेक्टेड टिश्यू। The first stage in this process is dilation of the small vascular loops that already connect the vessel above the blockage. एक किसी भी वेसल में ब्लॉकेज हुआ है तो उसके एडजेसेंट जो भी क्लोजेस्ट वेसल होगा वो थोड़ा डायलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। This dilatation occurs within the first minute or two, indicating that the dilation is simply a neurogenic or metabolic relaxation of the muscle fiber. अभी तो हम सिर्फ जो नर्वस सप्लाई उसने किया उसके रिफ्लेक्स में उसके रिस्पॉन्स में डायलेशन हुआ है। इसके बाद after this initial opening of collateral vessels, the blood flow often is still less than 1/4 that needed to supply all the tissue needs. However, further opening occurs within थोड़ा जैसे जैसे टाइम पास होता है तो और ओपनिंग्स धीरे धीरे होती रहती हैं एंड धीरे एक एक थोड़े दिनों बाद वो पूरी टिश्यूज को सप्लाई करने लगते हैं। The collateral vessels continue to grow for many months and thereafter almost always forming multiple small collateral channels rather than one single large vessel. Under resting condition, the blood flow usually returns very near to normal, but new channels seldom become large enough to supply the blood flow needed during strenuous tissue activity. Thus, the development of collateral vessel follows usual principle of both acute and long term. अभी हमने जो acute और long term पढ़ा कि acute में तो जो local blood vessels थे वो dilate हो रहे थे और blood supply कर रहे थे, या फिर long term में arteries ने ही अपना size increase कर लिया था। तो collaterals के अंदर दोनों ही चीजें side by side चल रही हैं। It is in those other instances in which coronary insufficiency occurs too rapidly. तो ये I think, sir, I could do this much only in this time, so we can start the discussion, or maybe you can add other things. बहुत बढ़िया मैडम, बहुत ही बढ़िया। मतलब मुझे कुछ ज्यादातर समय के लिए तो ऐसा लगा कि हम लोग फर्स्ट ईयर की क्लास में पढ़ रहे हैं, और सब कुछ वंडरफुली तुमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात सबसे मेन ये आती है कि हमें ये सर्कुलेशन इतना क्यों याद रखना है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, क्या इसका होम्योपैथी मेडिसिन से कोई रिलेशन है, या होम्योपैथी की कोई हम मेडिसिन इसमें कैच कर लेंगे या किसी रेमेडी तक पहुंचेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि जो सर्कुलेशन अभी डॉक्टर गरिमा ने पढ़ाया है वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे फ्लो हो रहा है। जैसे डॉक्टर गरिमा ने एक चार्ट बताया और उसमें बताया कि जो हार्ट है वहां से पंप होकर के बॉडी में जाएगा, बॉडी से लेकर के फिर वापस हार्ट में आएगा। इस पूरे एक प्रक्रिया के दौरान वो ब्लड जो है कहाँ कहाँ पे स्टेगनेंट हो रहा है, कहाँ कहाँ पे उसका सर्कुलेशन तेज हो रहा है, और कहाँ कहाँ पर आकर के वो स्टॉप हो जा रहा है, किस लोकेशन पे आकर के आखिर उस सर्कुलेशन को आपको कैच करना है और वो क्या सिम्टम देगा। मसलन कि अगर आपको सीलिएक क्लंक आता है जो जनरली T12 और L1 के बीच में कहीं लाई करता है एनाटॉमिकल पोजीशन के हिसाब से, तो अगर आप उसके नीचे का सर्कुलेशन अगर कहीं कोई डिस्टरबेंस है तो जरूर आपके एब्डोमिनल पेन होंगे जो मस्कुलर रिलेटेड है, ऑर्गन से रिलेटेड नहीं। या ऐसा पेन जो आपकी बॉडी के अंदर थोड़ी लिथार्जिक पैदा करेंगे, आपके अंदर वीकनेस पैदा करेंगे विदाउट एनी पैथोलॉजी। यहाँ बात हो रही है कि बिना किसी पैथोलॉजी के अगर आपको कोई वीकनेस फील हो रही है, आपको कोई एब्डोमिनल क्रैम्प आ रहे हैं, तो इसका मतलब जरूर है कि आपका जो सीलिएक टंग है उसके आगे का जो सर्कुलेशन है वो बहुत बढ़िया नहीं हो रहा है, या उसमें कोई रुकावट बन रही है जिसको आपको पता लगाना है। अब सर्कुलेशन जो है वो आज की थ्योरी नहीं है, मतलब ये जो हम इतना सारा सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं ये सबसे एंशियंट टाइम की सबसे पुरानी थ्योरी है। जब हमारे जितने भी पुराने डॉक्टर्स थे या पुराने वैद्य थे या जो भी मेडिकल सिस्टम से रिलेटेड लोग थे, वो हमारी पल्स को देख करके बहुत सारे डिजीज को डायग्नोस कर लेते थे और पता लगाते थे पूरी बॉडी में कहाँ का सर्कुलेशन कैसे चल रहा होता है। तो हमें ये भी मालूम है क्योंकि सभी लोग मेडिकल स्टूडेंट हैं कि हमारी बॉडी में तकरीबन 7 जगह पल्स को हम लोग नोट कर पाते हैं अलग अलग तरीके से। सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ रेडियल पल्स देखनी है, 7 जगह पर अलग अलग पल्स होती है और सातों जगहों जगहों की अपनी अपनी एक अहमियत है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि अभी बॉडी में किस ऑर्गन पर कहाँ पर कितनी सर्कुलेशन में दिक्कत आई है। उसके बाद मान लो जैसे आपने पल्स देखने का तरीका, जब हम अभी अभी आगे चल करके पल्स पे बात करेंगे अगले लेक्चर्स में,
तो हम बताएंगे आपको कि पल्स को कैसे फील करना है, आपको कहाँ पे सर्कुलेशन को रोल आउट करना है। लेकिन इस सर्कुलेशन का फायदा जो पुराने टाइम से चला आ रहा है वो बिल्कुल आज भी ऐसे ही है। आज जो एरा चल रहा है, मतलब अभी जो एरा चल रहा है मेडिकल फील्ड का, वो इन्वेस्टिगेशंस का एरा चल रहा है। कि मतलब आपने सीबीसी टेस्ट करा लिया, आपने लिपिड प्रोफाइल करा लिया, आपने एलएफटी करा लिया, और आपने देखा कि एलएफटी रेज्ड है तो आपको लीवर में दिक्कत है, और आपको लिपिड में दिक्कत है तो आपको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है। लेकिन पहले के पुराने डॉक्टर्स आपके सिर्फ सर्कुलेशन को देख करके बताते थे कि आपको लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है या आपको हार्ट की कोई दिक्कत हो सकती है। आगे आने वाला जो एरा है, मतलब हो सकता है आपसे 10 साल बाद ये इन्वेस्टिगेशन का एरा फिर से खत्म हो जाए और फिर से पूरा मेडिकल सिस्टम इसी पर वापस आए। क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जो कभी नहीं बदलेगा। इन्वेस्टिगेशंस की रेंज आप देख रहे हो कि बदलती चली जाएंगी। ब्लड शुगर पहले कुछ और होता था रीडिंग, आज कुछ और है। कोलेस्ट्रॉल की रीडिंग पहले कुछ और होती थी, आज कुछ और है। तो ये सब बदलती चली जाएंगी, लेकिन ये जो सर्कुलेशन से डिजीज डायग्नोसिस का तरीका है ये कभी भी नहीं बदलेगा। जब तक ह्यूमन बीन है तब तक बिल्कुल सेम का सेम ऐसे ही चलता रहेगा जैसे आज डॉक्टर गरिमा ने पढ़ाया है। तो जब भी कभी सर्कुलेशन हो, जैसे हम लोग दो मेडिसिन की बात करते हैं, जिसमें एक में थ्रोबिंग पेन है और एक में टर्मोइल पेन है। तो आपने बहुत सारी मेडिसिन का पढ़ा होगा, जैसे बेलोडोरा में आप थ्रोबिंग पेन पढ़ते हैं, एकोनाइट में आप टर्मोइल के बारे में पढ़ते हैं। तो एक्चुअली इनका मीनिंग क्या है, कि ये क्यों थ्रोबिंग होगी और कब टर्मोइल होगा। कि मतलब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आर्टरी के अंदर ही टर्मोइल हो गया, या सिर्फ आर्टरी के अंदर ही थ्रोबिंग सेंसेशन आ गई। ये पूरा सर्कुलेशन डिपेंड करता है कि जो आर्टरी से फ्लो जा रहा है वो कहाँ तक पहुंच रहा है, वो कहीं ब्लॉक तो नहीं हो रहा है, या फिर जो सिस्टम जो ब्लड को हार्ट तक लेकर के आएगा वो कहीं इंटरप्ट तो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जो राइट एट्रियम है वो ब्लड को पूरी तरह से कलेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। तो ये पूरा एक सिस्टम है, इसको समझने के लिए सिर्फ एक ही लेक्चर नहीं, हमें लगता है कि 5 6 साल की पढ़ाई मेडिकल सिस्टम की इसी सिस्टम पे होनी चाहिए। और बहुत बढ़िया से आज डॉक्टर गरिमा जिंदल ने एक्सप्लेन करा है। और मैं कोशिश करता रहूंगा कि ऐसी छोटी छोटी क्लिनिकल क्लासेस जो है वो हम लाते रहें, और हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू करते रहें। अगला जो भी लेक्चर होगा हम लोग ब्लड प्रेशर के ऊपर करेंगे। इसके लिए मैं स्पीकर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आप कोशिश करेंगे कि एक सैटरडे छोड़ करके सेकंड सैटरडे को, मतलब हमारे पास 15 अप्रैल को हम लोग 9:30 बजे फिर से यहाँ पर एक ऐसी क्लास के लिए मिलेंगे, और जानेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। जितने भी लोग आगे चल करके हमारे क्लासेस की क्लिनिकल क्लासेस को और अच्छे से सीखना चाहते हैं, वो प्लीज आज का जो कोर्स है वो अच्छे से पढ़ लें। तभी आपको ब्लड प्रेशर भी समझ में आएगा। आप सोचिए कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं, अगर इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको अभी तक भी ब्लड प्रेशर की एग्जैक्ट डेफिनेशन के बारे में नहीं मालूम होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता होगा कि ब्लड प्रेशर राइट में क्यों और लेफ्ट में क्यों लेते हैं। अगर किसी को मालूम है तो जरूर बताएं। तो ये जरूर ऐसी चीजें होती हैं। क्यों हमारे पास जब पेशेंट आता है और हम अपने अटेंडेंस से कहते हैं कि बीपी ले लो, तो पेशेंट हमेशा कहता है कि नहीं सर आप बीपी लो, या हमेशा डॉक्टर को बोलता है कि डॉक्टर बीपी ले। तो ऐसा क्या डिफरेंसेस हैं एक पैरामेडिकल स्टाफ को बीपी लेने का और एक डॉक्टर को बीपी लेने का? कोई डिफरेंस हो जाएगा? मशीन तो दोनों के लिए एक सी है। लेकिन उस डॉक्टर को ये पता होता है कि किस सर्कुलेशन के आधार पर आपको बीपी का मेजरमेंट करना है, कहाँ पर करना है और कितना आना चाहिए। बस एक डॉक्टर में और पैरामेडिकल स्टाफ में यही एक फर्क होता है। इसीलिए सर्कुलेशन को बहुत ध्यान से पढ़ो, हर चीज को देखो कि आखिर वो कहाँ से कहाँ सर्कुलेट हो रही है। आपके बहुत सेकंडों के अंदर आपकी सर्कुलेशन की जो केमिस्ट्री है वो चेंज हो जाती है। अब से 5 मिनट पहले हो सकता है किसी का सर्कुलेशन बहुत अच्छा काम कर रहा हो, मेरा लेक्चर सुनते ही बोर हो गए तो उनका सर्कुलेशन बेकार भी हो सकता है। तो ऐसे हर कुछ सेकंडों के अंदर भी सर्कुलेशन जो है वो चेंजेस होते रहते हैं। बस हमें इसको पकड़ने की जरूरत होती है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं से समाप्त करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज पूछे। डॉक्टर गरिमा भी यहीं पे है, मैं भी यहीं पे हूँ। जो भी क्वेश्चंस की हम कर ही दे पाएंगे और देंगे। और ओएच के ये क्लासेस या ऐसे छोटे छोटे क्लासेस आपको कैसे लग रहे हैं, इसके बारे में भी हमें जरूर बताइएगा। तो प्लीज किसी का कोई क्वेश्चन हो तो माइक भी ऑन कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको लिखना ही है। डॉक्टर गरिमा, यस डॉक्टर सर। गरिमा आप सुनिए। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इतनी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि सबको सब कुछ समझ में आ गया है पूरा सर्कुलेशन। तो फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो हमारे इस क्लिनिकल क्लास के ग्रुप में पूछ सकता है कभी भी। डॉक्टर गरिमा उसका जवाब देंगी। और बस रिक्वेस्ट है कि इन छोटी छोटी चीजों को, क्योंकि विदाउट ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर के हम लोग कभी एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते। हो सकता है कि हम अच्छे होम्योपैथ बन जाए,
कि हमने पेशेंट ठीक कर दिए, हमने अपने क्लासिकल ट्रीटमेंट या क्लिनिकल ट्रीटमेंट से बीमारी को ठीक कर दिया, लेकिन डॉक्टर बनना जो है वो जब तक आप ह्यूमन बॉडी की संरचना को नहीं जानेंगे, उसके एनाटॉमी फिजियोलॉजी को नहीं जानेंगे, तब तक आप एक अच्छे डॉक्टर नहीं करा सकते मेरी डेफिनेशन के हिसाब से। तो थैंक यू डॉक्टर गरिमा। अभी तो शायद किसी का सर कोई क्वेश्चन है नहीं मैं आपके पास। इसमें बोलना चाहती हूँ कि जी। हमेशा फॉर ग्रांटेड लेते हैं हम लोग फिजियोलॉजी और एनाटॉमी को, और आपने बहुत अच्छे से इसकी इम्पोर्टेंस समझाई। और आज जब मैं इसके लिए प्रिपेयर कर रही थी, हम्म। आपने बोला फिजियोलॉजी तो फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हैं, बट जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं इसे फर्स्ट ईयर से पढ़ रही हूँ। बहुत सारी चीजें नई थी, और हम्म। मैं शायद जस्टिस नहीं कर पाई टॉपिक से। मैंने आपको बोल भी रही थी कि बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बट इसको और ज्यादा पढ़ेंगे और जितनी बार पढ़ेंगे तो उतनी क्लैरिटी होगी और क्लिनिकली भी अप्लाई करने में हेल्प होगी। तो फिजियोलॉजी एनाटॉमी एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये समझना पड़ेगा और पढ़ना ही पड़ेगा। देखो डॉक्टर करीमा, अभी मैं जब लास्ट टाइम पूना गया था, तो यहाँ पे हो सकता है अगर पूना से भी कोई हो, तो मैंने वहाँ पे सेमिनार में एक बात बोली थी कि हमारा जो सबसे रूट कॉज है, मतलब जो हमारे जेनेटिक कोड लिखे गए फर्स्ट ईयर के अंदर, वो सबसे वीक लिखे गए। तो वो जो हमारी वीकनेस है ना, वो हमेशा हमेशा पूरी लाइफ हमें तंग करती है। तो जब तक ऐसे बहुत सारे हमारे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि सर हमने ऐसे एक मेडिसिन दी और एक क्योर कर दिया, तो मैं उनको पहले पूछता हूँ कि इसका नॉर्मल मुझे बताओ, तब आप मुझे बताना कि आपने क्या डिजीज को क्योर किया। तो हमें सबसे पहले नॉर्मल चीज को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग एबनॉर्मल को पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और हम मैं चाहता हूँ कि इस क्लिनिकल क्लासेस से जो उस फर्स्ट ईयर की जेनेटिक कोडिंग वीक रह गई है, उसको हम थोड़ा मजबूत बनाएं। लेकिन इसके लिए सब लोगों का एक मिलजुल कर प्रयास जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक सब लोग मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। और डॉक्टर गरिमा, बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से कई गुना ज्यादा आपने अच्छी तैयारी करी और सब कुछ बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। अगली बार में जब भी आपसे सर्कुलेशन पढ़ेंगे हम लोग, तो जो आपने आज आरपीएस का स्ट्रक्चर बनाया है, जिसको आपने बोला है कि सब लोगों को जूम करके देख लो, वो जूम ना करके आपको खुद एक्सप्लेन करना है और उसके बारे में सबको बताना है। ठीक है, विद एनाटॉमिकल पोजीशंस। ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है तो प्लीज बताएं। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर गरिमा। थैंक यू।